बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस के नावल में आप सबका खुशामदीद, वेलकम। ये छोटा सा है, शायद आज ख़त्म हो जाए। कहानी पढ़कर या सुनकर आप लोग बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दिया करें, मुझे इससे हौसला अफजाई होती है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। कहानी का नाम है तुझ पे दिलहारा बाय राशिदा रिफ़त। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब आदिल और माहिन हिमायूं के घर पहुंचे तो वहां हिमायूं समेत पूरी फैमिली निक सिक से तैयार लाउंज में बैठी मिली। हम गलत वक्त पर आ गए, आप लोग शायद कहीं जा रहे हैं। माहिन हिमायूं की मम्मी और बहनों से मिलते हुए माजूरत खाना अंदाज में बोली। नहीं बेटा, कहीं नहीं जा रहे, कहीं से आ रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले ही घर पहुंचे हैं। तुम लोग तो बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर आए हो, अगर 5-7 मिनट पहले आते तो घर लॉक मिलता। हिमायूं की मम्मी बेगम इखलाकुद्दीन ने मुस्कुराकर माहिन को जवाब दिया। कहीं आउटिंग पर निकले हुए थे? आदिल ने मुस्कुराकर कहा। कहाँ की आउटिंग आदिल भाई, आपके दोस्त ने हम सब की ज़िंदगी को मुश्किल में डाला हुआ है। आज उनकी वजह से हमारा मुसलसल चौथा संडे बर्बाद हुआ है। हिमायूं से 1 बरस छोटी निशा के ज़ब्त का पैमाना आज लबरेज हो ही गया था। वह आदिल के सामने जले दिल के फपोले फोड़े बिना न रह पाई, और जब वो बोलना शुरू हुई तो अलवीना और मायदा भी शुरू हो गई। इकलौते भाई के खिलाफ शिकायतों का अंबार था जो उसके बेहतरीन दोस्त की समातों में मुंतकिल किया जा रहा था। आदिल हिमायूं का बचपन का दोस्त था, बेतकल्लुफ़ी से उस घर में आना जाना था। 2 बरस पहले जब माहिन उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई, तब से वो भी शौहर के साथ 15-20 दिन में यहाँ का चक्कर लगा लेती थी। हिमायूं की माँ बहनें से उसकी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी। हिमायूं की मम्मी बेगम इखलाक वाकई बहुत इखलाक वाली खातून थी, माहिन से हमेशा मोहब्बत और शफकत से मिलती। यही अपनायत हिमायूं की बहनों की जानिब से भी मिलती, जो कि अगरचे अब अपने अपने घर बार की हो गई थी, मगर मैके का चक्कर लगाती रहती थी, सो उनसे भी अक्सर मुलाकात रहती। हिमायूं खुद बहुत डिसेंट और सुलझा हुआ शख्स था। बेगम इखलाक बेहतरीन तबीयत का अक्स उनके बच्चों में झलकता था। हिमायूं खास तौर पर उनकी तबीयत का शाहकार था। 3 बहनों का इकलौता भाई, घर में रुपये पैसे की फरवानी थी, फिर भी उसकी शख्सियत किसी किस्म के बिगाड़ का शिकार न हुई। उसने अपनी ख्वाहिश पर मेडिकल का प्रोफेशनल अपनाया था, और अब तो उसे प्रैक्टिस करते भी 3-4 साल होने को आए थे। आदिल और माहिन के इल्म में था कि आजकल हिमायूं की माँ बहनें उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं, लेकिन रिश्ते की बेल कहीं भी और क्यों मुंडे नहीं चढ़ रही थी। वजह दोनों ही नावाकिफ थे। हिमायूं और आदिल की लाख बेतकल्लुफ़ी सही, मगर दोनों ही एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत के कायल न थे। बेगम इखलाक भी बहुत वाज़ेदार खातून थी। उन्होंने कभी माहिन के सामने घरेलू मसाइल डिस्कस ना किए थे, लेकिन आज उनकी तीनों बेटियों की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। उन्होंने भाई के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। ज़रा सी देर में सारा मसला आदिल और माहिन की समझ में आ चुका था। हिमायूं में जज्बा इंसानियत कूट कूट कर भरा था। उसकी शख्सियत रहमदिली, सादगी और सखावत का मरका थी, और वो यही खुसूसियात अपनी शरीके हयात में भी देखना चाहता था। माँ बहनों को लाख कोशिशों के बावजूद घोरे मकसूद मिल ना पाया था। अब आप खुद ही बताएं माहिन भाभी, हर कोई लड़की की तलाश के वक्त ये 3 खूबियाँ जहन में रखता है। लड़की खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो और सिलेकामंद हो। हमने भी जानने वालों को यही औसाफ बताकर किसी अच्छी सी लड़की के बारे में बताने का कह दिया। मेरे ससुराल वालों ने, कुलीग्स ने, दोस्तों ने ढेरों ढेर लड़कियां गिनवा दी, लेकिन हमारे हिमायूं साहब को कोई पसंद ही नहीं आ रही। हिमायूं से बड़ी अलवीना ने भाई को शिकायती निगाहों से तकते हुए माहिन को बताया। मौसूफ फरमाते हैं कि मुझे ज़ाहिरी खूबसूरती से कोई सरोकार नहीं, मुझे बातिन की खूबसूरती चाहिए। मायदा ने भी खफगी भरे अंदाज में कहा। तो ये मुतालबा कोई ऐसा नाजायज़ भी नहीं। आदिल ने खामोश बैठे दोस्त की साइड ली। अच्छा आदिल भाई, फिर ये बताए कि बातिन की खूबसूरती कैसे ढूंढे? अपने दोस्त से ही पूछकर बता दे, इतने काबिल डॉक्टर है, ये कोई ऐसा एक्सरे अल्ट्रासाउंड इजाद हुआ है जो बातिन का पता दे सके? हद होती है भाई। सबसे छोटी निशा सबसे ज़्यादा गुस्से में थी। 6 महीने पहले वो भी पियादे सुधार चुकी थी। इकलौते भाई की शादी का अरमान ज़ाहिर है तीनों बहनों को ही बहुत था, लेकिन बेहद शरीफुत्तबा भाई ने इस मामले में बहनों को जिज कर दिया था। दुनिया की नज़रों में हम बुरे बनते हैं कि लड़कियां देख देख कर रिजेक्ट कर रहे हैं। अब दुनिया वालों को क्या बताएं कि हमारा भाई ही कितनी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। मायदा अपने बच्चे को ज़बरदस्ती थपकते हुए बोली। तो आखिर लड़कियां रिजेक्ट किस लिए कर रहे हैं हिमायूं भाई? क्या उन्हें लड़की देखते ही उसके बातिन का अंदाज़ा हो जाता है? माहिन ने अचंभे से पूछा। क्या बताएं माहिन भाभी, जो सबसे पहली लड़की देखी अच्छी खूबसूरत पढ़ी लिखी थी, हम तो देखकर लड़की ओके कराए। अगले चक्कर में लड़की वालों की फरमाइश पर हिमायूं भाई को साथ लेकर गए। लड़की के वालिदैन खासे लिबरल थे।
हुमायूं भाई और अपनी बेटी को बातचीत का मौका भी फराहम कर दिया। बातों बातों में जब लड़की को पता चला कि शाम के औकात में हुमायूं भाई जो क्लिनिक चला रहे हैं उससे बराए नाम ही आमदनी होती है कि गरीबों और नादारों के मुफ्त इलाज की शोहरत सुनकर क्लिनिक पर आने वाले मरीजों की अक्सरियत खुद को गरीब जाहिर करती है। लड़की ने खुलूस से दिल से समझाना चाहा कि अक्सर लोग खुद को मुस्तहिक और ज़रूरतमंद जाहिर करने का सिर्फ ड्रामा करते हैं, और घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। बस जी, घोड़े ने यह सुनना कि चाय का कप पटक कर मेज़ पर रखा और हम लोगों को चलने का इशारा कर दिया। सच इतनी खिफ़त हुई कि बता नहीं सकते। निशा ने जिस तरह मंजर पेशकशी की थी, अलवीना और मायदा समेत आदिल वगैरह के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। ये तो हो गया एक किस, अब अगली बार क्या हुआ? माही ने दिलचस्पी से दरियाफ्त किया। अगली दफ़ा हम हुमायूं भाई को पहली बार ही अपने साथ ले गए ताकि उनकी जो भी राय हो पहली मुलाकात के बाद ही पता लग जाए। किसी के घर 2 दफ़ा जाकर खाती मदावत कराना अच्छा लगता है क्या? इस बार रावी मायदा थी। आदिल और माहिन उसे महब्बत से सुन रहे थे। इतनी खूबसूरत लगी थी माहिन भाभी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और फैमिली भी हुमायूं भाई की शराइत पर पूरी उतरती थी। लड़की की माँ जानी मानी सोशल वर्कर है। हम भी इसी चक्कर में चले गए कि जज्बा इंसानियत रखने वाला ख़ानदान हमारे भाई का ससुराल बन जाए, लेकिन उनका चौकीदार इत्तेफाक से भाई का पुराना मरीज़ निकल आया। उस वक्त तो लग रहा था कि भाई को भी लड़की पसंद आई है, लेकिन शाम को चौकीदार साहब ने क्लिनिक पर आकर अपने मालिकों के मुतालिक चंद किस्से सुना दिए कि लड़की का बाप बहुत बड़ा ज़खीरा अंदोज है और माँ भी सिर्फ दिखावे को सोशल वर्क करती है। लड़की माँ बाप की इकलौती बेटी है, इसलिए ज़िद्दी और खुदसर है, किसी को अपने आगे कुछ समझती ही नहीं। बस भाई साहब फ़ौरन उस चौकीदार की बातों में आ गए। बाला ही बाला खुद लड़की वालों को इनकार कहलवा भेजा। खैर मायदा, उस लड़की पर तो मेरा खुद का दिल नहीं टिक रहा था। शर्म हया उसे छूकर नहीं गुजरी थी। उसकी ड्रेसिंग याद है तुम्हें? अलविना आपी ने बहन को मुखातिब किया। छोड़े आपी, उस वक्त तो आप कह रही थी कि लड़कियों की फितरत में बहुत लचक होती है, शादी के बाद हुमायूं जिस रंग में उसे ढालेगा ढल जाएगी। मायदा ने याद दिलाया। अच्छा चले छोड़े इस किस्से को, आज बताया क्या हुआ? आदिल ने अलविना को मुखातिब किया। आज क्या होना था भैया? अलविना आपी ने ठंडी सांस भरी। मेरी ननद ने बताया था रिश्ता बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से है। लड़की सीए कर रही है, इतनी जहन काबिल और खूबसूरत बच्ची, मगर वो भी तुम्हारे दोस्त की नाक के नीचे नहीं आई। अलविना आपी दिल गिरफ्ती से बोली। आखिर क्यों? माहिन पूछे बिना ना रह पाई। उनके घर में 8-9 साल की मुलाजमा बच्ची थी। मुझे तो भैया की शक्ल देखकर ही अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें इतनी छोटी बच्ची को घरेलू मुलाजमा के रूप में देखकर सख्त शौक पहुंचा है। बल्कि जब लड़की आई तो भाई उसकी तरफ मुतवज्जा ही ना हुए। पुरसोच निगाहों से बच्ची को ही तके जा रहे थे। सोच रहे होंगे कैसे इस बच्ची की तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए, और बच्ची भी शायद भाई की निगाहों से ही कंफ्यूज हुई होगी। जब वो कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी तो लड़की को गिलास पकड़ाते हुए उसका हाथ लर्जा और गिलास छलक गया। हमें तो नज़र नहीं आया, लेकिन भाई को लड़की के चेहरे के बिगड़े जाविये भी नज़र आ गए और उसे बच्ची को इडियट कहते हुए भी सुन लिया। अब कहते हैं कि वो तो हमारी मौजूदगी की वजह से लड़की ने मुलाजमा को सिर्फ इडियट कहने पर इत्तेफाक किया है। अगर हम ना होते तो यकीनन भी थप्पड़ भी जड़ देती उसे। निशा ने आज की रवादात भी सुना डाली। कमरे में सिर्फ 2 लोग खामोशी से बैठे थे, बेगम अखलाक और हुमायूं। और अब बेगम अखलाक भी थके थके लहजे में बोल पड़ी। बात दरअसल ये है बेटा कि बहनों को हुमायूं की शादी का ज़्यादा ही अरमान है, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा शौकी हुई हैं। लेकिन मेरे हुमायूं की नेचर का तो तुम 2 लोगों को अंदाज़ा ही है। उसकी फरमाइश कुछ ऐसी बेजा भी नहीं। शरीके हाथ के हवाले से उसने जहन में एक खास किस्म का खाका बना रखा है, और इत्तेफाक से जो भी लड़कियां हमने देखी कोई भी उस खाके पर पूरी नहीं उतरी। मम्मी, मैं आपको बताए दे रही हूँ, इस खाके पर कोई पूरी उतर भी नहीं सकती। भाई को खुदा ना खास्ता कुंवारा ही रहना पड़ेगा सारी उम्र। मायदा कठोरपन से बोली थी। अल्लाह ना करे, बेगम इखलाक ने दहल कर उसकी बात काटी। तो फिर कहाँ से ढूंढेंगी उनके लिए कोई मदर टेरेसा? निशा ने भी तनक कर पूछा। हुमायूं ने आज तक मेरे सामने अपने शरीके हयात के मुमकिना खाके का जिक्र नहीं किया, वरना आप लोगों को इतनी मुसीबत झेलना ही ना पड़ती। मैं ऐसी एक लड़की से वाकिफ़ हूँ। आदिल ने जुमला हाज़रीन को मुखातिब किया। रद्द अमल हस्ब तौक़े था। सभी ऐसे उछले पड़े। बेगम इखलाक ने भी बहुत इश्तियाक से बेटे के दोस्त को देखा। वो उस लड़की का नाम पता जानने को बेताब थी। और तो और हुमायूं भी सीधा हो बैठा। वो आदिल को हैरत और इस्तेजाब से तक रहा था। तुम्हारी इजाज़त है तो मैं बता दूँ माहिन? आदिल ने माहिन से पूछा। माहिन के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई।
हैरत है आदिल, आपका ध्यान वहाँ चला गया, वरना मैं सोच रही थी कि घर जाकर आपसे ये मामला डिस्कस करूंगी, लेकिन अब आपने खुद ही ये जिक्र छेड़ दिया है तो बता दे। उसने शौहर को इजाज़त दे दी। ओफो, सस्पेंस क्यों फैला रहे हैं आप दोनों? आखिर बताते क्यों नहीं, किसका जिक्र कर रहे हैं आप? निशा ने बेताबी से पूछा। माहिन के खानदान में भी तुम्हारे भाई जैसा एक नमूना पाया जाता है, आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा। माहिन ने उसे घूर कर देखा। सॉरी भाई, बहुत अच्छी लड़की है दुर्र शहवार, माहिन की फर्स्ट कजिन, इनफैक्ट उसके मामू की बेटी है। जो खुसूसियात आपके मोहतरम भाईजान में पाई जाती हैं, बिल्कुल वही आदतें दुर्र शहवार की है। माहिन के मामू का अच्छा खासा कारोबार है, मगर इकलौती और लाडली बेटी का पर्स हर वक्त खाली रहता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें जेब खर्च नहीं मिलता, मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, मगर खुद पर खर्च करने की नौबत ही नहीं आती। और ऐसी राजदारी से बिना ढिंडोरा पीटे लोगों की मदद करती हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। आदिल दुर्र शहवार के मुतालिक बताने लगा और वो सब बहुत इश्तियाक से उसे सुन रहे थे। शहवार हमेशा से ऐसी ही है, स्कूल में और फिर कॉलेज में भी। मुझसे 2 साल जूनियर थी, इसलिए मुझे उसकी नेचर का बहुत अच्छी तरह से इल्म है। और सच पूछे तो वो मुझे अपनी बहनों की तरह ही अजीज़ है। वो है ही इतनी अच्छी, उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती से कहीं ज़्यादा उसके बातिन में खूबसूरती पाई जाती है। आदिल के बाद माहिन ने बहुत मोहब्बत से अपनी कज़िन का तज़किरा किया था। लो भला बताओ, ये तो वही बात हो गई, बच्चा बगल में, ढिंडोरा शहर में। माहिन बेटी, तुमने पहले इस बच्ची के मुतालिक क्यों नहीं बताया? बेगम अखलाक ये सब सुनकर बहुत पुरजोश हो गई थी। सच्ची बात है आंटी कि कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया। और हिमायू भाई माशाअल्लाह डॉक्टर हैं, हमारा तो यही ख्याल था कि उनकी लाइफ पार्टनर भी इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती होगी। माहिन ने साफ गोई से जवाब दिया। हमारी तरफ से तो इजाज़त थी कि ये खुद किसी डॉक्टर को ही पसंद कर ले, लेकिन कहता है कि उसकी जितनी भी कॉलीग्स हैं करियर के आगाज़ में वाकई दुखी इंसानियत की खिदमत का अज़म रखती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये अज़म भाप बनकर उड़ गया। वैसे तो उसकी अपनी तमाम कॉलीग्स से बहुत अच्छी सलाम दुआ है, लेकिन उनमें से किसी से भी शादी पर नहीं मानता, बेगम इखलाक ने बताया था। तो अब उनमें से बचा ही कौन है? खैर से सबकी शादियां हो गई हैं। निशा ने बुरा सा मुंह बनाया। भाभी आपकी बात दरमियान में ही रह गई। आप कुछ बता रही थी अपनी कज़िन के मुतालिक। इतनी देर से खामोश बैठे हुमायूं ने चुप तोड़ते हुए माहिन को मुखातिब किया। उसकी मम्मी और तीनों बहनों ने सर खुशी के आलम में एक दूसरे को देखा था। माहिन भी हंस पड़ी थी। मैंने आपको बताया ना हुमायूं भाई, वो बहुत हमदर्द और पुरखलूस लड़की है, इंतहाई मिलनसार और मुनकसरल मिजाज। लेकिन मेरी मुमानी उसके लिए फ़िक्रमंद भी बहुत रहती है। कहती हैं उसकी आदतें इतनी अजीब व गरीब हैं कि कोई नॉर्मल बंदा उसके साथ निभा कर ही नहीं सकता। रोज़ाना शाम को अपने लॉन में मुलाजिमों को बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाती हैं। पहले सिर्फ अपने घर के मुलाजमीन के बच्चे पढ़ने आते थे, मगर जब इस रज़ाकाराना सर्विस की शोहरत हुई तो इर्द गिर्द के बंगलों के सर्वेंट क्वार्टर से भी बच्चे आना शुरू हो गए। और अब तो बच्चों के साथ उनकी माएँ भी आने लगी हैं। बच्चों को रस्मी पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी की ऊंच नीच भी समझाई जाती है। माँ को शऊर देने की कोशिश करती है कि वो अपने बच्चों को अच्छाई बुराई की तमीज़ कैसे सिखाएं। अगर कोई हुनरमंद औरत होती है तो उसके मुमकिन माली वसाइल फराहम करती है कि वो अपने लिए बाइज़्ज़त पेशा अपना सके। अपने बावर्ची को अपने दोस्त के वालिद के रेस्टोरेंट में अच्छी जॉब दिलवा दी, तो घरेलू कामकाज वाली मुलाजमा को एक बुटीक का काम दिलवा दिया। साथ वालों के चौकीदार तक को नहीं बख्शा। शहवार की एक दोस्त का भाई टीवी प्रोड्यूसर है, खान साहब को ड्रामों में काम दिलवा दिया। अब हर तीसरे ड्रामे में वही चौकीदार गन हाथ में पकड़े गेट खोल बंद करते नजर आते हैं। काम वही है मगर मुआवजा माकूल, माहिन ने हंसते हंसते बताया था। सब बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे। हुमायूं के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरी मुमानी बेटी की हरकतों से आजिज़ आई हुई है, और सच्ची बात है कि मुमानी की फ़िक्रमंदी बेजा नहीं। दुर्र शहवार की अच्छाइयों की शोहरत दूर दूर तक फैल गई है। लोग उसके जज्बा इंसानियत को सराहते तो हैं, मगर कोई खुलूस के इस मुजस्मे को अपने घर ले जाने की नहीं सोचता। मैंने भी आप लोगों को सब कुछ साफ साफ बता दिया है। कहने की और बात होती है, मगर ऐसे लोग बर्दाश्त का इम्तिहान भी बहुत लेते हैं। उनके साथ ज़िंदगी गुजारना खासा सब्र आजमा काम होता है। माहिन ने साफ गोई से जता दिया था। तो हमारे भाई के साथ ज़िंदगी गुजारना कब आसान है? उनके साथ कोई ऐसी ही लड़की गुजारा कर सकेगी। आप बस हमें दुर्र शहवार के घर ले जाएं, अलविना बेसब्री से बोली थी। हाँ बेटे, तुम्हारा हम सब पर बड़ा एहसान होगा अगर तुम्हारे ताउन से ये मुश्किल मरहला सर हो जाए। वो बच्ची बिल्कुल मेरे हुमायूं की हम मिजाज मालूम होती है।
हमारे घर आकर उसे कतन कोई मसला नहीं होगा। रुपए पैसे की माशाअल्लाह कोई कमी नहीं है। हुमायूं के अब्बू का फलता फूलता बिजनेस है, उसकी बहनें अपने घर बाहर की हैं। और मैं दावा तो नहीं करती, मगर इतनी सख्त दिल भी मैं भी नहीं हूँ। अगर हुमायूं का नसीब उस बच्ची से जुड़ जाता है तो दोनों का सोशल वर्क मेरी रोक टोक का शिकार नहीं होगा, बल्कि मेरी तो आखिरी उम्र है। अच्छा है अपने बच्चों के साथ कुछ नेकियां मैं भी समेट लूँ। बेगम इखलाक का जोश भी दीदनी था। धीरज आंटी, आप लोग तो ऐसे पुरजोश हो गए हैं जैसे हुमायूं और शहबार का रिश्ता पक्का ही हो गया हो। आप एक बार शहबार को देख तो ले। आदिल हंसा था। हमें आप पर एतबार है आदिल भाई, आपने दुर्र शहबार के मुतालिक जो कुछ बताया है वो सच्ची होगा, और यही हमारे भाई की डिमांड है। उन्हें ज़ाहिरी हुस्न दरकार नहीं, तो वो जैसी भी होगी हमें कबूल है। निशा बोल उठी थी। खैर, बहुत प्यारी है मेरी बहन, ज़ाहिर और बातिन दोनों का हुस्न रखती है, माहिन ने तफाखुर से बताया। तो फिर आप कब लेकर चल रही हैं उनके घर? माहिदा ने बेताबी से पूछा था। आज हम लोग आप लोगों को अरीज की सालगिरह में इनवाइट करने आए थे। परसों अरीज की सालगिरह है, मामू की फैमिली भी आएगी। एक मुलाकात हमारे घर कर लीजिएगा। अगर बात कुछ बनती नज़र आए तो एक दूसरे को खुद ही अपने अपने घर इनवाइट कर लीजिएगा। आदिल ने लिसानियत से जुमला हाज़रीन को मुखातिब किया। अरीज आदिल और माहिन की बेटी थी और आज वो उसे उसकी नानू के हाथ छोड़कर अजीज़ और अकारिब को उसकी पहली सालगिरह में इनवाइट करने निकले हुए थे। हुमायूं का घर पहला घर था जहां वो आए थे, और यहाँ आने से पहले दोनों के वहमो गुमान में भी ना था कि अरीज की सालगिरह का बिलावा पश्च चला जाएगा और उनकी इत्तेफाक आमद हुमायूं और दुर्र शहबार के मिलन का पेश खेमा साबित होगी। अरीज की सालगिरह में दोनों खानदानों की बहुत भरपूर मुलाकात रही थी। माहीन मामू मुमानी को पहले ही उनकी ख्वाहिश आगाह कर चुकी थी। दोनों मियाँ बीवी ने हुमायूं की शान में बहुत से कसीदे भी पढ़ दिए थे। सालगिरह वाले दिन अगरचे हुमायूं नहीं पहुंच पाया था, उसके क्लिनिक में कोई इमरजेंसी केस आ गया था, लेकिन उसकी मम्मी और तीनों बहनें दुर्र शहबार के मम्मी पापा से बहुत गर्म जोशी से मिली थी। दुर्र शहबार भी शर्माई शर्माई सी अपनी मम्मी के साथ बैठी रही। माहीन ने उसे भी हुमायूं के मुतालिक ब्रीफ कर दिया था। ऐसे ही शरीक हयात का तस्वुर उसने कब से अपनी पलकों पर सजा रखा था। हुमायूं की मम्मी और बहनें उसे जितनी मोहब्बत से मिली, उससे अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने उसे पहली निगाह में ही संदे कबूलियत बख्श दी है। अरीज की सालगिरह का फंक्शन एहतराम को पहुंचा तो बेगम अखलाक ने बहुत इसरार से दुर्र शहबार के वालिदैन को अगले ही रोज़ अपने घर डिनर पर इनवाइट कर लिया। उन लोगों के अंदाज और अतबार से लगता था कि वो वाकई हथेली पर सरसों जमाना चाहते हैं। पहले आप लोग हमारी तरफ चक्कर लगाइए। दुर्र शहबार की मम्मी ने मुस्कुराकर उन्हें दावत दे डाली। देखिए बहन, माहिन और आदिल आप लोगों को हमारी ख्वाहिश से आगाह कर तो चुके हैं, इसलिए हम रस्मी कार्रवाइयों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। आपकी बच्ची हमारे मन को बहुत भाई है। अब आप लोग आकर मेरे हुमायूं को भी देख लें। अगर आप लोगों को हमारा बच्चा पसंद आता है तो फिर मैं एक ही दफ़ा आपके घर आऊँगी, वो भी शादी की तारीख लेने और अगली बार अपनी बेटी को लेने। बेगम इखलाक ने बहुत मोहब्बत से दुर्र शहबार को देखा था। ये सब इतना फ़ौरन कैसे हो सकता है? दुर्र शहबार की मम्मी बखला गई थी। इकलौती बेटी से उन्हें लाख शिकायतें सही, मगर इतने मुख्तसर नोटिस पर अपने जिगर के टुकड़े को किसी के सुपुर्द कर देना आसान कब होता है? लेकिन अगली शाम जब वो अपने शौहर और आदिल माहिन के साथ हुमायूं विला डिनर पर पहुंचे तो हुमायूं से मुलाकात के बाद उन्हें उसकी मम्मी की बात माननी ही पड़ गई। ऐसा हीरा लड़का उनका दामाद बनने जा रहा था। सोचने के लिए वक्त मांगना उन्हें रिस्क लगा। आदिल और माहिन उसके मुतालिक हर तरह का इत्मीनान पहले ही दिला चुके थे। ज़ाहिरी तौर पर भी ये एक आइडियल रिश्ता था। उनकी सरफिरी बेटी यकीनन उस हमदर्द और मिलनसार से शख्स के संगत में बहुत खुश रहेगी। ऐसे अच्छे लड़के को रिश्तों की क्या कमी होनी थी? वक्त रुसत उन्होंने हुमायूं की मम्मी को मस्बत इंदिया दे दिया। वो खुशी से बेकाबू हो गई। उनकी छोटी बेटी भागी भागी अंदर गई और मिठाई का डब्बा लिए पोर्च में आ गई। हंसते हंसते उन्होंने मुंह मीठा किया और हुमायूं की मम्मी को एक बार फिर अपने यहाँ लंच की याद दहानी करवा कर रुखसत हो गई। हुमायूं की मम्मी कॉल की सच्ची निकली। शहबार के घर पहली बार जाने पर ही उन्होंने शादी की तारीख मांग ली। वो लोग भी अब अपना जहन बना चुके थे, सो उन लोगों की ख्वाहिश पर अगले महीने की तारीख दे दी गई। दुर्र शहबार ये मामला इतनी तेज़ी से निपट जाने पर कुछ हैरान परेशान थी। उसने हुमायूं की तस्वीर तक ना देखी थी। वो अपने वालिदैन के साथ एक बार उनके घर आया ज़रूर था, लेकिन उस रोज़ दुर्र शहबार अपने माली बाबा की बेटी की निकाह में शरीक थी, इससे दोनों की मुलाकात ना हो पाई। खैर, उसे हुमायूं की ज़ाहिरी शख्सियत से कोई सरोकार ना था। माहीन ने उसकी नेचर के मुतालिक जो कुछ बताया था, ये सुनकर वो हुमायूं के इखलाक को ओके कर चुकी थी, मगर फिर भी दिल के किसी न किसी गोशे में उसे देखने की तमन्ना ज़रूर मौजूद थी। ज़िंदगी में पहली बार उसे अपना इकलौता होना खिलाता कोई बहन होती तो उसे हुमायूं की तस्वीर तो देखने को मिल जाती। माहिन आपी से उसकी लाख बेतकल्लुफ़ी सही, मगर ये मामला ऐसा था कि कुछ कहते हुए झिझक आड़े आ जाती।
सो ये तय था कि उसे हुमायूं अखलाक से मिसेस हुमायूं बनने के बाद ही मिलना पड़ेगा। इधर हुमायूं का हाल भी उससे ज़्यादा मुख्तलिफ ना था। दुर्र-ए-शवार को बिना देखे ही उसके औसाफ की बिना पर दिल पसंदगी की सनद दे चुका था, मगर उसे देखने की फितरी ख्वाहिश दिल में मौजूद थी। उसकी तीनों बहनें ज़ोर शोर से शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। उन्हें ख्याल तक ना आया कि भाई को उसकी बीवी की झलक ही दिखा दे, चाहे वो तस्वीर की झलक ही क्यों ना हो। खैर, अब शादी में थोड़ा ही अरसा बाकी था। हुमायूं ने दुर्र-ए-शवार को देखने की ख्वाहिश दिल में ही दबा ली थी, लेकिन उस रोज़ किस्मत ने उसे दुर्र-ए-शवार को देखने का मौका फराहम कर ही दिया। वो आदिल से मिलने गया था, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि माहीन की मिजाज पुष्टि करने गया था। कुछ दिनों से माहीन की तबीयत नासाज थी। 2 दिन पहले शाम को आदिल माहीन का चेकअप करवाने उसके क्लिनिक आया था। मौसमी बुखार और फ्लू ने माहीन को खासा निढाल कर रखा था। हुमायूं ने दवा तो दे दी थी, सोचा था अगले दिन घर जाकर उसका हाल अहवाल पूछ लेगा, मगर उनके घर जाने की फुर्सत उसे 2 दिन बाद मैसर आई थी। माहीन खासी नाजुक मिजाज लड़की थी। अब तबीयत सही थी, मगर फिर भी वो नकाहत महसूस कर रही थी। आदिल की ज़बानी पता चला कि माहीन और अरीज दोनों उस वक्त सोने के शगुल फरमा रहे हैं। मैं तो भाभी का ही हाल पूछने आया था, फिर चलता हूँ, एक और जगह जाना है। हुमायूं ने आदिल को मुखातिब किया। चाय का कप मिलने की उम्मीद नहीं तो फ़ौरन ही चलने की ठान ली। आदिल ने उसे घूरा था। जाहिर है भाभी सो रही है और तेरे हाथ की बदमज़ा चाय पीने से बेहतर है कि किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ अच्छी सी शाम की चाय का एहतमाम हो। बासित की तरफ जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए उसकी तरफ का चक्कर लगाए हुए। उस बेचारे को तो मेरी शादी का भी इल्म नहीं, अगर डायरेक्ट शादी का कार्ड लेकर पहुँचा तो वो मेरा सर फाड़ देगा। हुमायूं ने अपने और आदिल के एक और मुश्तरका दोस्त का नाम लिया था, जो करीबी रिहायशी कॉलोनी में ही रिहाइश पजीर था। मैं तो सोच रहा था तुझे दुर्र-ए-शवार के हाथ की चाय पिलवा दूं, लेकिन ठीक है, अगर तुझे जल्दी है तो कोई बात नहीं। आदिल ने मानी खेजी अंदाज में हंसा था। दुर्र-ए-शवार वो आई हुई है क्या? हुमायूं एकदम खुशगवार एहसासात में घिर गया था। हाँ, माहीन की तबीयत खराबी का पता चला तो हाल पूछने आ गई। माहीन साहिबा ने भी उसकी हमदर्द फितरत का फ़ायदा उठाया और उसे रात के लिए सालन बनाने का काम सौंप दिया और खुद लंबी तान कर सो गई। तू बैठ, मैं उसे चाय का कह कर आता हूँ। आदिल ने उसे मुखातिब किया। रहने देना, क्या सहमत देनी चाय की, कोई इतनी तलब भी नहीं। हुमायूं ने उसे मना करना चाहा। ओए होए, अभी से इतना ख्याल? आदिल ने उसे छेड़ा। वो झींप कर हंस पड़ा। बैठ जा, दुर्र-ए-शवार बहुत अच्छी चाय बनाती है, और जब वो माहीन की खातिर किचन में घुसकर खाना बना सकती है तो अपने होने वाले मियाँ को एक चाय का कप नहीं बना कर दे सकती। और घामड़, उसे तो उससे दिली मुसर्रत हासिल होगी। उसकी दिली मुसर्रत का इतना ख्याल है, और अपने दोस्त के दिल में दबे अरमान का तुझे कुछ ख्याल नहीं? हुमायूं के दिल में अचानक एक ख्याल आया। उसने लहजे में कुछ हसरत समोए आदिल को मुखातिब किया। कौन सा अरमान? आदिल ने हस्बे तौर के हैरानी का इजहार किया। यार, मैं अपनी होने वाली बेगम को एक नज़र देखना चाहता हूँ। हुमायूं ने मौके से फ़ायदा उठाना चाहा। मुश्किल काम है भाई। आदिल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। क्यों यार, एक निगाह तो डाल ही सकता हूँ, उसकी तो शरीयत भी इजाज़त देती है। मगर मेरी बीवी तो इजाज़त नहीं देती ना। वो बज़ाहिर बहुत आज़ाद ख्याल है, मगर उसके अंदर 16वीं सदी की कोई कदामत पसंद रूह बना किराया अदा के मुकीम है। हालांकि हम दोनों की तो पसंद की शादी थी, फिर भी शादी से 2-2.5 महीने पहले उसने मुझसे मिलना छोड़ दिया था, और 1 महीने पहले तो फ़ोन पर बात करना भी छोड़ दी थी। माहीन का ख्याल है कि जो मियाँ बीवी शादी से पहले एक दूसरे से मिलते हैं तो शादी वाले दिन दुल्हन पर रूप नहीं चढ़ता। और बिरादरम, आपकी शादी में तो जुम्मा 8 दिन रह गए हैं। माहीन को पता चला कि मैंने तुम्हारी मुलाकात अरेंज करवाई है तो मुझ पर चढ़ दौड़ेगी, सो मेरी तरफ से तो माजरत। आदिल ने कहा था। मैं आपसे मुलाकात अरेंज करने का कह भी नहीं रहा, मैं सिर्फ उसे एक नज़र देखना चाहता हूँ, और अगर आप ताउन करें तो सोवी माहीन भाभी को इल्म भी नहीं हो सकेगा। हुमायूं ने चबा चबा कर बोला था। आदिल को उसके अंदाज पर हंसी आ गई थी। ठीक है डॉक्टर साहब, किचन के पास से कर काट कर आ जाए। दुर्र-ए-शवार हांडी भून रही होगी, लेकिन खबरदार किचन के अंदर जाने की कोशिश ना करना। एक झलक को ही बहुत जाना। परवीन बर्तन धो रही है, माहीन की पक्की जासूसा है, उसे पल पल की रिपोर्ट देती है, हत्ता कि उसे ये भी बता देती है कि उसकी गैर मौजूदगी में मैंने कौन से टीवी चैनल देखे और फ़ोन पर किससे गप्पे लड़ाई। नई मुलाजमा रख ली है क्या? हुमायूं ने अचंभे से पूछा। आदिल के हाँ बरसों से एक बूढ़ी मुलाजमा काम करती थी। हुमायूं उससे बखूबी वाकिफ था। हाँ, अम्मा रहीमा की बहू ही है। अम्मा रहीमा बहुत बूढ़ी हो गई थी। इतनी इंसानियत तो हम में भी है। उन्हें रिटायर कर दिया और बदले में एक अच्छे पैकेज पर उनकी बहू को हायर कर लिया। आदिल ने तफसील बताई। ओके, मैं सिर्फ किचन के आगे से गुजर कर आ जाऊँगा, तू फिक्र ना कर। हुमायूं ने उसे तसल्ली दी थी, और चंद लम्हों बाद वो किचन के सामने से गुजर रहा था। पहली निगाह बर्तन धोती हुई परवीन पर पड़ी। आदिल की बातों से किसी तेज़ तर्रार सी मुलाजमा का तस्वुर जहन में उभरा था, लेकिन वो तो बहुत नाजुक से अंदाम सी लड़की थी।
कहीं से भी शादीशुदा न लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मिलाहट और दिलकशी थी, लेकिन यह वक्त परवीन पर गौर फिक्र का न था। हांडी भूनती दुर्शवार कहीं ज्यादा तवज्जो की मुतकाजी थी। हुमायूं से देखता हुआ दबे पाँव वहां से गुजर गया था। हैरत अंगेज तौर पर दोनों में से किसी की निगाह हुमायूं पर ना पड़ी थी, लेकिन दुर्शवार की एक झलक देखकर हुमायूं के अंदर सन्नाटा सा उतर गया था। वो चेहरे पर जबरदस्ती की बशाशत और मुस्कुराहट सजाता हुआ आदिल के पास वापस आया। हाँ जनाब, हो गया दीदार यार, आदिल ने शौकी से छिड़ा। एक झलक देखी है मुश्किल। अच्छा बैठ, मैं तो तुझे वैसे ही तंग कर रहा था। मैं दुर्शवार को बुलाता हूँ, थोड़ी देर गपशप लगा लो। उसके चेहरे पर पहले मायूसी के साए आदिल की निगाहों से पोशीदा न रह पाए थे। वो उसकी मायूसी को मुलाकात की तशनगी पर महमूल कर रहा था। सो उसे मजीद सताने का इरादा मुलतवी करते हुए उसने उसे दुर्शवार से मिलवाना चाहा था, लेकिन इस बार हुमायूं ने माजरत कर ली। मैं भूल गया था यार, एक पेशेंट को टाइम दे रखा है, देर हो रही है, चलता हूँ। आदिल ही करता रह गया था, मगर हुमायूं ना रुका। वो नहीं चाहता था कि उसके चेहरे के तासरात देखकर आदिल मजीद कोई कयाफे लगाए। वो हरगिज अच्छा एक्टर ना था। अगर आदिल के पास चंद मिनट के लिए भी बैठ जाता तो वो उसके तासुरात देखकर भाप सकता था कि हुमायूं इखलाक दुर्शवार को देखकर कुछ अपसेट हो गया है। हुमायूं खुद अपनी जहनी कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। ज़ाहिरी हुस्न कभी भी उसकी तरजीह में शामिल ना था, फिर क्यों सांवली रंगत और आम से नैन नकुश वाली दुर्शवार को देखकर उसे धचका लगा था? क्या वो आज तक खुद को फरेब देता आया था कि ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा उसे बातनी खूबसूरती सरोकार है? या फिर माहिन की ज़बानी दुर्शवार की खूबसूरती से मुताल्लिक सुनकर उसने अपने जहन में एक खाका बना लिया था, और जब दुर्शवार उस खाके पर पूरी न उतरी तो उसे शौक लगा। वो उलझते हुए खुद से उन सवालों के जवाब चाह रहा था, मगर कभी कभार इंसान अपने आप को समझने से भी कासिर हो जाता है। यही हाल इस वक्त हुमायूं इखलाक का हो रहा था। हाँ, उसे माहिन पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने गलत बयानी से काम क्यों लिया? कितने तफाकुर भरे अंदाज में कहा था, मेरी बहन ज़ाहिर और बातनी दोनों खूबसूरती रखती है। एक माँ के बारे में तो सुन रखा था कि उसे अपनी औलाद दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन एक कजिन अपनी मामूजात बहन की मोहब्बत में इतनी गलत बयानी से काम लेगी, ये हुमायूं के महमो गुमान में भी ना था। हुमायूं उलझी कैफियत में घर लौट आया। शुक्र है मम्मी घर पर ना थी, यकीनन किसी न किसी बेटी के साथ शॉपिंग पर ही निकल गई होगी। हुमायूं शुक्र का कलमा पढ़ता अपने कमरे में चला गया। रात को मम्मी ने डिनर के लिए उसे बुलाना चाहा, तब भी उसने थकन और सर दर्द का बहाना करके डाइनिंग रूम में जाने से माजरत कर ली। वो इस वक्त सिर्फ तन्हाई चाहता था। मम्मी ने कमरे में खाना भिजवा दिया, मगर ट्रे जू की टू रखी रही। वो रात हुमायूं इखलाक के मुहासबे की रात थी। वो खुद अपनी ज़ात का मुहासबा कर रहा था। आखिर उसे ये तस्लीम करना पड़ा कि उसके दिल के नेहा गोशों में ऐसी शरीके हयात का तस्वुर बसा था जो बातनी खूबसूरती से तो मालामाल हो, मगर जो ज़ाहिरी तौर पर भी पुरकशिश लगती हो। खुद से एतराफ़ करते हुए उसे अपना आप बहुत छोटा लगा, लेकिन सच यही था कि दुर्शवार उसके मन को नहीं भाई थी। मगर इस सच से बड़ा सच ये था कि हुमायूं ने यह एतराफ़ नुमा हकीकत सीने में हमेशा के लिए दफन कर ली थी। उसने अपनी नापसंदीगी दुर्शवार समेत दुनिया के किसी भी फ़र्द के सामने ज़ाहिर नहीं करना था। अपनी जिस अच्छी फितरत पर वो आज तक अनजाने में फ़ख्र करता रहा था, अब उसका अमली सबूत देने का वक्त था। उसका नसीब अब जिस लड़की से जुड़ने जा रहा था, वो भले से ज़ाहिरी तौर पर बहुत खूबसूरत ना सही, मगर उसका मन बहुत उजला था, और हुमायूं इखलाक ने उस उजले मन वाली लड़की को पूरे इज़्ज़त और एहतराम से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना था। रात आहिस्ता आहिस्ता बीतती जा रही थी, और हुमायूं इखलाक के दिल को भी आहिस्ता आहिस्ता करार आता जा रहा था। सुबह जब वह अस्पताल जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा, तो कोई उसका चेहरा देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसकी रात किसी जहनी कश्मकश में गुजरी है। अब वो बिल्कुल हसास बशास मूड में था, अपनी तकदीर पर साबिर व शाकिर। दिल के किसी अंदरूनी गोशे में बेइत्मीनानी की लहर सर उठाती थी, मगर दिल के अंदर कौन झाँक कर देखता है? इतनी फुर्सत तो उसके खुद के पास ना थी। वो अपने लिए तकदीर का किया गया फैसला कबूल कर चुका था। यही उसके नज़दीक अक्लमंदी का तकाजा था। सही है। दुर्शवार उस वक्त अपनी बेस्ट फ्रेंड ईमान के हमरा ढेरों शॉपिंग बैग्स उठाए सड़क के किनारे किसी टैक्सी के इंतज़ार में खड़ी थी। तुम्हारा ड्राइवर इतना भी बीमार नहीं था शहवार, तुम कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा मुरव्वत और हमदर्दी का मुजाहरा करती हो। ईमान ने उसे घुरका था। नहीं यार, बेचारे को वाकई तेज़ बुखार था, और वो तो साथ आना चाह रहा था, मैंने ही मना किया उसे। शहवार ने अपने ड्राइवर की साइड ली, और सच भी यही था। वो जितना अपने मुलाजमिन का ख्याल रखती थी, जवाबन वो भी ज़्यादा ताबेदारी का मुजाहरा करते थे। लेकिन आज गुलाम रसूल की तबीयत वाकई नासाज थी। शहवार ने ईमान के साथ कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी थी।
वरना शॉपिंग का बेशतर काम मम्मी पहले ही निपटा चुकी थी। उसे दूसरी लड़कियों की तरह शॉपिंग का शौक न था, लेकिन जूते, कॉस्मेटिक और चंद दूसरी चीज़ों की खरीदारी का काम मम्मी ने उस पर ही छोड़ रखा था। वो खुद को शॉपिंग में अनाड़ी तस्वुर करती थी, सो इसीलिए ईमान को साथ ले लिया था। ईमान ने वाकई बहुत दिल जमई से उसकी शॉपिंग मुकम्मल करवाई थी, बल्कि आखिर में शहवार ही उसका हाथ खींचकर शॉपिंग मॉल से बाहर लाई थी। दोनों बुरी तरह थक चुकी थी और अब किसी टैक्सी को हाथ देने का सोच ही रही थी कि इतने में सिग्नल पर रुकी एक गाड़ी ने शहवार की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। उस गाड़ी को तो वो सैकड़ों में भी बआसानी शनाख्त कर सकती थी। हफ्ता पहले अलविना आपी उसके जूतों का नाप लेने आई थी। बमुश्किल 5 मिनट बैठकर उन्होंने वापसी का कसरत किया था। मम्मी घर पर ना थी। शहवार ने उन्हें रस्मी तौर पर तो रोका था, मगर सच्ची बात तो ये थी कि उसे ससुराली रिश्तेदारों से अजीब सी शर्म और घबराहट महसूस होती थी। सो जब उन्होंने प्यार से उसका गाल थपथपा कर कहा, जल्दी है चंदा, फिर आऊँगी, तो शहवार ने मजीद इसरार न किया। वो उन्हें छोड़ने पोर्च तक आई थी और तब अलविना आपी की गाड़ी की नंबर प्लेट देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरे मोबाइल नंबर के आखिरी 3 डिजिट आपकी गाड़ी का नंबर है, कैसा इत्तेफाक है ना। वो उनसे कह बिना न रह पाई। अलविना आपी बेसाख्ता हंस पड़ी थी। तुम्हारा फ़ोन नंबर जिसकी गाड़ी के नंबर से मैच कर रहा है, वो वही है जिससे तुम्हारी किस्मत के सितारे मिलने जा रहे हैं। जानू, ये मेरी नहीं, हुमायूं की गाड़ी है। उन्होंने उसे मोहब्बत से मुस्कुराकर देखा था। बिलाशुबा ये कोई शर्माने वाली बात नहीं थी, लेकिन दुरुशहवार बुरी तरह सुर्ख हो गई थी। दरअसल मेरी गाड़ी सर्विस के लिए गई हुई है, इसीलिए ज़रा देर को हुमायूं की गाड़ी मांग कर लाई हूँ। उसे क्लिनिक से देर हो रही थी, लेकिन मैंने कहा मेरा काम भी ज़रूरी है। लेकिन उसने तायद करके भेजा है कि ज़्यादा देर मत लगाइएगा। दरअसल मेरे भाई की बहुत सी अच्छी आदतों में से एक आदत पाबंदी वक्त की भी है, अलविना आपी ने बताया था। शहवार क्या कहती, सर झुकाकर उन्हें चुपचाप सुने गई और अलविना आपी उसे गालों पर अलविदाई बोसा देकर जन से गाड़ी भगाकर ले गई थी। और अब वही गाड़ी उसकी निगाहों के सामने थी। हुमायूं की गाड़ी। उसके लबों से सरगोशी की बरामद हो गई, मगर पास खड़ी ईमान की समाअत काबिले रश्क हद तक हैरानकुन थी। क्या कह रही हो, ये हुमायूं भाई की गाड़ी है? उसने दुर्रे शहवार की निगाहों का ताकुब करते हुए पूछा था, मगर दुर्रे शहवार ने उसका सवाल सुना ही नहीं। वो तो फतराई हुई निगाहों से गाड़ी के मालिक को देख रही थी। क्या हुआ भाई? जो पिछली नशीद पर बड़े आराम से नीम दराज था, उसकी गोद में धरा ओवरऑल और स्टोकोप इतने फासले पर भी बआसानी से नजर आ रहा था। कान से मोबाइल लगाए वो खुशगवार अंदाज में किसी से बातों में मशगूल था। ये है डॉक्टर हुमायूं। ईमान चीखी थी, शहवार की बच्ची, तुम शादी भी किसी सोशल वर्क के तहत कर रही हो क्या? ईमान का बस न चल रहा था कि शहवार को कच्चा चबा डाले। इस गंजे मोटे और ठिगने डॉक्टर से शादी बेहतर था कि तुम सारी उम्र कुंवारी रह लेती। ईमान उस पर चढ़ दौड़ी थी। शहवार के पास बोलने के लिए एक लफ्ज़ न था। उस देव से लाख दर्जे अच्छा तो उसका ड्राइवर है, कितना हैंडसम और स्मार्ट है। ईमान ने तवज्जो दिलवाई तो उसने सरसरी निगाह ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर पर डाली थी। सादा से कमीज सलवार में मलबूस खासे रफ हुलिये में भी वो ड्राइवर वाकई देखने की चीज़ था। लेकिन शहवार को उस ड्रेसिंग और स्मार्ट से ड्राइवर से क्या लेना देना था? उसकी निगाहें तो डॉक्टर साहब के चेहरे का तवाफ कर रही थी। कब सिग्नल खुला उसे खबर ना हुई। गाड़ी आगे बढ़ गई थी। ईमान अपने करीब रुकने वाली टैक्सी को घर का एड्रेस बताकर बैठी तो वो भी मिकान के अंदाज में उसके बराबर वाली निशिस्त संभाल कर बैठ गई। जहन बिल्कुल खाली हो रहा था। मैं घर जाकर आंटी से बात करूंगी। क्या कमी है तुम्हें रिश्तों की? तुम्हारे लिए पक्की उम्र का डॉक्टर दे रह गया था। ईमान अब भी मुसलसल बोल रही थी। प्लीज़ ईमान, मम्मी को कुछ ना कहना। उसने फ़ौरन उसे टोका। क्यों ना कहूँ, इकलौती बेटी को कोई यूं बोझ की तरह उतार फेंकता है। वो दुर्रे शहवार से वाकई बहुत मोहब्बत करती थी, जब भी मुसलसल कुड़ रही थी। ये रिश्ता 100% मेरी पसंद और रजामंदी से तय पाया है ईमान, और अब जब शादी में इतने कम दिन रह गए हैं, मैं घर में कोई टेंशन नहीं फैलती नहीं देख सकती। उसने उसे कतयत से बावर करवाया था। तुमने इस नमूने को देखा था पहले, जो दावा कर रही हो कि ये रिश्ता तुम्हारी पसंद और रजामंदी से तय पाया है? ईमान जरा के मूड में थी। मुझे किसी की ज़ाहिरी शख्सियत से कोई सरोकार नहीं, मुझे किरदार की खूबसूरती अपील करती है। जब वो बोली तो उसके लहजे का खोखलापन खुद उस पर भी जाहिर हो गया था। ईमान कुछ ना बोली, बस बड़बड़ाते हुए रुख फेर कर खिड़की से बाहर तकने लगी। और शुक्र है उसने शहवार का कहा मान लिया था। घर जाकर उसकी मम्मी से कोई उल्टी सीधी बात न की। शायद वो भी सूरत हाल की नज़ाकत समझ गई थी। 10-12 दिन बाद शहवार की शादी थी। ऐसे में उसकी मम्मी को उनके गलत फैसले का एहसास दिलाना नरी हिमाकत थी। बस वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि शहवार की उस मोटे डॉक्टर से इतनी अच्छी जहनी हमांगी हो जाए कि उसे अपने फैसले पर कोई मलाल या पछतावा ना हो। शहवार अपनी दिली कैफियत भी कुछ इसी किस्म की थी।
वो कोशिश कर रही थी कि डॉक्टर हुमायूं की ज़ाहिरी शख्सियत के बेढंगेपन को जहन से झटक कर सिर्फ उनकी खूबियों के मुतालिक सोचे, मगर दिल इस मामले में ताउन करने से इनकारी था। उसे कुछ महीनों पहले मम्मी से होने वाली अपनी झड़प याद आई। मम्मी उसे अपनी दोस्त के भांजे के प्रपोजल पर राज़ी करना चाह रही थी, जबकि वो इस रिश्ते से मुकम्मल इनकारी थी। क्या कमी है शहरोज़ में? फ़ौरन क्वालिफाइड है, खूबसूरत है, साहिब जायदाद है, लड़कियां ख्वाब देखती हैं ऐसे रिश्तों का। उन्होंने उसे हर मुमकिन तरीके से कायल करना चाहा। फॉर गॉड सेक मम्मी, शहरोज़ का नाम दोबारा मत लीजिएगा मेरे सामने, जैसे आप उसकी शोहरत से वाकिफ़ नहीं। हर चौथे दिन वो एक नई लड़की से अफेयर चला रहा होता है। इतने दिल फेंक शख्स को आप मेरे लिए मुंतखब कर रही हैं। शादी से पहले लड़के ऐसी हिमाकतें करते रहते हैं, शादी के बाद खुद ब खुद मेच्योरिटी आ जाती है। और शहरोज़ की पर्सनैलिटी है ही इतनी प्रकशिश कि लड़कियां खुद ब खुद उसके गले का हार बन जाती हैं। मम्मी प्लीज़, मुझे ऐसी पुरकशिश शख्सियत वाला मर्द नहीं चाहिए। भले से आप मेरी शादी किसी काले ठिंगने और कंजे शख्स से करवा दे, मगर मेरे लिए ऐसा शख्स ढूंढे जो साहिब किरदार हो। मेरी और कोई डिमांड नहीं। उसने कतियत से मम्मी को इनकार किया था, और आज इतने महीनों बाद उसे लगा उसके कहे गए लफ्ज़ ही उसे मुंह चिढ़ा रहे हैं। बाज़ औक़ात इंसान दूसरों के अंदर तक झांक लेने का दावा करता है, मगर ज़िंदगी में कोई ना कोई मोड़ ऐसा ज़रूर जब इंसान पर अपनी ही शख्सियत का कोई नया पहलू मुनकशिफ होता है। अपने बारे में उसके सारे अंदाजे और गुमान गलत साबित हो जाते हैं। तो दुर्र शहवार हसन, ये थी तुम्हारी हकीकत। तुम अपने आप को दूसरी लड़कियों से मुनफरिद गिराती थी, मगर तुम्हारी सोच भी बिल्कुल आम लड़कियों वाली निकली। तुम में और उनमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत का चकाचौंध से मुतासिर होती हैं, और तुम्हें बातिनी खूबसूरती रखने वाला अच्छी पर्सनालिटी का शरीक हयात चाहिए था। वो खुद से मुखातिब थी। खुद एहतसाबी का ये अमल बहुत तकलीफदा था। अपनी शख्सियत की कमज़ोरी उसे अजीब से एहसास पर जुर्म में मुब्तला कर रही थी। साथ साथ डॉक्टर साहब का तस्वुर जहन के पर्दे पर लहराता तो दिल में दबे सारे अरमान मरने लगते थे। दिल बागी होकर इनकार की राह समझा था, मगर आखिर दिल पर दिमाग ने गलबा पा लिया था। उसने आज तक ज़िंदगी में दानिस्ता तौर पर अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई थी, तो अब वो कैसे कुछ गलत करने का सोच सकती थी? वो बंदा जैसा भी था, एक निहायत हमदर्द फितरत रखने वाला मिलनसार शख्स था। माहिन आपी की बातों से हुमायूं का यही खाका जहन में उभरता था। वो पूरी ईमानदारी से उसकी नेक नीयत मर्द की ज़िंदगी में शामिल होगी और उसके साथ ज़िंदगी के हर मोड़ पर वफादारी निभाएगी। ये दुर्र शहवार का खुद से है था। उसने पूरे दिल से खुदा से अपनी इस्तकामत की दुआ मांगी और फिजूल सोचों को जहन से झटक कर सोने की कोशिश करने लगी। मैरिज हॉल में रंग भू का सैलाब उमड़ा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले फैमिली बारात समेत पहुंची थी। उनकी आमद के फ़ौरन बाद निकाह की कार्रवाई अमल में आई। कहाँ गया रे? मैरिज हॉल में रंगबू का सैलाब उमड़ा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले 1 लाख फैमिली बारात समेत पहुंची थी। उनकी आमद के फ़ौरन बाद निकाह की कार्रवाई अमल में आई थी। निकाहनामे पर साइन करते हुए शहवार का दिल एक लम्हे को डूबा था, मगर फिर उसने मकान के अंदाज में मतलूबा जगहों पर दस्तखत कर दिए। उसकी सास नंदे उस पर भारी सिक्के जा रही थी। अभी तो ससुराल वाले बहुत प्यार का मुजाहरा कर रहे हैं, अल्लाह जाने बाद में कैसे निकलते हैं। उसकी एक ननिहाली कजिन ने तबसरा किया। नहीं भाई, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ, ये लोग हमेशा से ही शहवार को इतना ही प्यार देंगे। हुमायूं की पूरी फैमिली ही बहुत मिलनसार और हंसमुख है। फिर हुमायूं घर का इकलौता बेटा है। उसकी शादी तो उनके दिल का बरसों पुराना अरमान है। पलकों पर बिठाएंगे हमारी शहवार को। ये माहिन थी जो शहवार की खालाजाद बहन की तसल्ली करवा रही थी। उनकी गारंटी पर एतबार मत करना शहवार। डॉक्टर साहब के मुतालिक भी हर तरह की गारंटी देने वाली तुम्हारी ये माहिन आप ही थी। बाद में क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला चूहा। बल्कि चूहा नहीं हाथी, बल्कि हाथी भी नहीं गेंडा। दांत कुचकुचाते ईमान दुर्र शहवार के कान में घुसकर बोली थी। वो उसकी सबसे बेहतरीन दोस्त थी, मगर हुमायूं को देखकर उसे इतना गुस्सा चढ़ा था कि आज उसने शहवार की दूसरी कजिन्स के साथ बारात का इस्तकबाल तक करने की जहमत न की थी। वो ब्राइडल रूम में दुर्र शहवार के साथ ही बैठी रही। फिर फोटो सेशन के लिए दुर्र शहवार को स्टेज पर लाया गया। फिर तो स्टेज पर उसके ससुराली रिश्तेदारों का ही कब्जा हो गया। ईमान जलती कुर्ती स्टेज के पास ही कुर्सी संभाल कर बैठ गई। बहुत वक्त गुजर रहा है, अब दुल्हा को भी सलामी के लिए बुला ले। शहवार की खाला ने उसकी मम्मी को मुखातिब किया। वो बेचारी टिश्यू से अपनी आंखों के गोशे रगड़ रही थी। ईमान को उन पर तरस आया। शायद उन्हें अब अपने गलत फैसले का एहसास हो रहा था। उसने उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। बस आंटी, परेशान मत हो। वो क्या कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उन्हें तसल्ली दी थी। शहवार की मम्मी ने हैरान होकर उसे देखा। शायद उसके मुंह से इतना मुश्किल मुहावरा सुनकर उन्हें हैरत हुई थी।
KG 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक ईमान हमेशा उर्दू के मजमून में रियायती नंबर से पास होती थी। उनकी हैरानी पर ईमान खिसियाकर पीछे हटी थी। तभी शहवार के पापा अफरा तफरी के आलम में आते दिखाई दिए। बस अब आप फौरन रुखसती की रस्म अदा करें, उन्होंने शहवार की मम्मी से मुखातिब किया। अभी दूल्हा तो सलामी के लिए आया ही नहीं। पास खड़ी शहवार की खाला ने ताज्जुब से बहनोई को देखा। भाई, हालात ख़राब होने का खदशा है। थोड़ी देर पहले इस इलाके में 2 मुखालिफ पार्टियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। 2 बंदे शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। अगर खुदा न खास्ता वहाँ से कोई बुरी खबर आई तो पूरे इलाके में एकदम हंगामे फूट पड़ेंगे। बस इसलिए जितनी जल्दी हो सके शहवार को रुखसत कर दें। उन्होंने हालात की संगीनी वाज़ेह की थी। ठीक है भाईजान, लेकिन 5 मिनट को ही सही हिमायूं को शहवार के साथ स्टेज पर बैठना चाहिए। थोड़ी सी मूवी और 2-4 तस्वीरें तो हो जाएं। शहवार की खाला अपनी बात पर मिसर थी। मैंने कहा ना नजमा, हालात ख़राब हो सकते हैं, तुम बात समझने की कोशिश करो। शहवार के पापा झिल्ला गए थे। लेकिन भाई, लोग क्या कहेंगे कि दूल्हा सलामी के बगैर। ओफो नजमा, गोली मारो दूल्हा को। शहवार के पापा का जवाब दे गया था। अंकल का मतलब है गोली मारो सलामी को। नजमा आंटी की हक्का बक्का शक्ल देखकर पास खड़ी ईमान ने उनकी बात की तसही की थी। शहवार के पापा ने एक अचुट्टी निगाह उस पर डाली। वो कुछ गैर हाजिरी दिमाग लग रहे थे। शायद हालात की मुतवक्का संगीनी ने उन्हें परेशान कर दिया था। इतने में आदिल भी वहीं आ गया था। उसने भी शहवार के पापा वाली बात दोहराई। हालात ख़राब हो सकते हैं, जल्द जल्द रुखसती की रस्म निपटाएं। और फिर तो सही मानों में अफरा तफरी बची थी। मेहमानों की अक्सरियत ने भी हालात के पेश नज़र मेज़बानों से रस्मी इजाज़त लेना ज़रूरी ना समझी। सबको जल्द अज जल्द घर जाने की पड़ गई थी। अक्सर तो दुल्हन की रुखसती से पहले ही रुखसत हो गए थे। रोती धोती शहवार को भी बड़ी सी चादर पहनाकर फटाफट गाड़ी में बिठाया गया। ईमान को अपनी सहेली से मिलने का मौका भी ना मिल सका। छोटे छोटे कदम उठाती नमनाक आंखों के साथ वो गाड़ी में बैठी शहवार को आखिरी बार देखने गई। करीबी रिश्तेदार वहाँ झमकट्टा बनाए खड़े थे। ईमान ने शहवार के छोटे कद वाली खाला के ऊपर से अचानक सजी सजाई गाड़ी में बैठी अपनी सहेली पर अलविदाई निगाह डाली। शहवार का चेहरा तो चादर में छुप चुका था, लेकिन उसका हिचकियों से लरजता वजूद उसके बुरी तरह रोने का पता देता था। ईमान के आंसू भी उसके गाल भिगोने लगे थे। इतनी में उसकी निगाह शहवार की मम्मी पर पड़ी थी। लेकिन शहवार की मम्मी को बाजू में घेरे में लिए कर तसल्ली देने वाला वो कौन था? ईमान ने हकीकतन अपनी आंखें मली थी। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो शहवार के पास जाना चाहती थी, लेकिन जाने की जगह नहीं मिल रही थी और फिर वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। शहवार की छोटी ननंद और माहिन उसके साथ पिछली नशीतों पर जा बैठे। डॉक्टर साहब ने फ्रंट सीट संभाल ली थी और चंद लम्हों बाद दूल्हा की गाड़ी के पीछे बारात में शामिल दूसरे अफराद गाड़ियाँ भी रवाना हो गई। ईमान अपनी जगह साकित खड़ी थी। तब पीछे से आकर उसकी मम्मी ने उसका कंधा हिलाया था। क्या खड़े खड़े सो गई हो? कब से आवाज़ें दे रही हूँ तुम्हें? तुम्हारे पापा गुस्सा कर रहे हैं, फ़ौरन गाड़ी में बैठो। उन्होंने उसे घुरका था। वो सिर हिलाते हुए मरे मरे अंदाज में अपनी अम्मी के साथ चल पड़ी थी। रस्मों का सिलसिला जाने कब खत्म होना था। शहवार की गर्दन झुके झुके अकड़ गई थी। इस वक्त ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश झुकी गर्दन को उठाना ही था। हालांकि सब इस वक्त उससे मुतालबा भी यही कर रही थी। प्लीज़ भाभी, ज़रा सी गर्दन ऊपर कर दें, आपका चेहरा तो तस्वीरों में आ ही नहीं रहा। ये उसकी छोटी ननंद निशा थी। हाँ शहवार, प्लीज़ थोड़ा सा चेहरा ऊपर कर लो। अभी तक तुम्हारी ढंग की तस्वीरें बन ही नहीं पाई हैं। बल्कि हिमायूं कहाँ गायब हो गया? उसे बुलाकर शहवार के साथ बिठाओ। निकाह के बाद दुल्हन के साथ फोटो शूट से भी मौसूफ ने मना कर दिया था। स्टेज पर दोनों को साथ बैठने का मौका ही नहीं मिला। रुखसती का गलगला उठ गया। अरे अभी दोनों को इकट्ठे बिठाकर कोई तस्वीरें उतार लो। ये अलविना आपी थी, उसकी सबसे बड़ी ननंद, जो अब गुमशुदा भाई को बाआवाज़ बुलंद पुकार रही थी। और क्या, कहाँ है भाई? अभी तो आरसी मुसहफ की रस्म भी बाकी है। 2 नवंबर वाली मायदा ने भी याद दिलाया था। उफ तवा, एक और रस्म। दूल्हा शहवार कसमसाई थी, लेकिन चंद मिनटों बाद ही उसकी सास बेटे को लेकर आई थी। ऐसी भी क्या थकावट, मेरे बेडरूम में पाँव पसारे लेटा था। अरे थक तो मेरी बच्ची रही है, फटाफट रस्में ख़त्म करो और इसे कमर में पहुँचाओ। उन्होंने हिमायूं को उसके बराबर बिठाते हुए कहा था। उसकी गर्दन मजीद झुक गई थी। जाओ निशा, जल्दी से आईना लेकर आओ। बस आरसी मुसहफ की रस्म ख़त्म होते ही फिर शहवार को बेडरूम में लेकर जाते हैं। अलविना आपी ने निशा को मुखातिब किया। फिर फुर्तीली से निशा चंद लम्हों बाद आईना लेकर आ गई थी। हंसी मजाक और कहकों के दरमियान दोनों को एक दूसरे का अक्स देखने को कहा गया। अब क्या फ़ायदा, पहले तो तस्वीर दिखाई नहीं। कोई हिमायूं के अंदर से बोला था, मगर अगले ही पल उसने खुद को दिल ही दिल में डपटते हुए आईने पर निगाह डाली। उसका मुंह खुले का खुला रह गया था। आईने में मौजूद दूसरा अक्स भी आंखें फाड़े उसे तक रहा था। अगले ही पल दोनों ने झटके से गर्दन उठाई और एक दूसरे के समीप देखा था। वो भूल चुके थे कि सामने उन्हें इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ से देखने वाले नाजरीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं।
हिमायू को संभलने में चंद सेकंड लगे थे। बहनों और कजिन्स की जो मानी छेड़छाड़ का मुस्कुराकर जवाब देने लगा था, मगर दुर्र शहवार इस अचानक लगने वाले शौक से संभल ना पाई। उसका सर जोर जोर से घूमने लगा। उसने दोनों हाथ से सर थामना चाहा, मगर अगले ही पल उसका सर लुढ़क कर हिमायू के शाने से जा लगा था। उसकी सास नंदन सब घबराकर उसकी जानब लगी, मगर वो होश हवा से बेगाना हो चुकी थी। शदीद प्यास से उसकी आंख खुली थी। आंख खुलने के बाद उसने खाली खाली निगाहों से गर्दोपेश में निगाहें दौड़ाई। सामने सोफे पर नींद दराज वजूद पर निगाहें पड़ी तो सोए सोए हवास एकदम बेदार हो गए। वो इस वक्त अपने उजला उर्सी में मौजूद थी और कमरे में मौजूद दूसरी हस्ती शायद नहीं बल्कि यकीनन हिमायू अखलाक की थी। वो शख्स जिसको ईमान और वो हिमायू का ड्राइवर समझे थे, वो बजात खुद डॉक्टर हिमायू था। किस हिमाकत भरी गलतफहमी का शिकार हुई थी वो दोनों। और चलो, उस दिन की गलतफहमी का तो फिर भी कोई जवाब था। आज तो उसे अपने हवास काबू में रखने चाहिए थे। शर्मिंदगी से उसका बुरा हाल हो रहा था। पता नहीं किस तरह उसके ससुराल वालों ने उसे बेडरूम तक पहुंचाया था और बेचारे डॉक्टर साहब कब से सोफे पर इस गैर आरामदा पोजीशन में बैठे थे। शहवार ने उठकर बैठना चाहा था, मगर उसने अपने अभी इरादे को अमली जामा भी ना पहनाया था कि चूड़ियों के खनकने की आवाज़ पर हिमायू ने एकदम से आंखें खोली थी। वो यकीनन जाग ही रहा था। उसे उठता देखकर शहवार ने बेसाख्ता अपनी आंखें मींच ली। पता नहीं ये हया थी या शर्मिंदगी। वो खुद में हिमायू से निगाह मिलाने की हिम्मत ना पा रही थी। हिमायू उठकर उसके पास आया था। उसने उसका हाथ थामा था। शहवार का दिल इसका लम्स महसूस करते ही बुरी तरह धड़का था, लेकिन वह भूल चुकी थी कि उसका मियाँ एक डॉक्टर है। फिर सोती हुई बीवी का हाथ पकड़कर वो मुंह दिखाई के कंगन तो पहनाने से रहा। वो उसकी नब्ज चेक कर रहा था, फिर उसका माथा छूकर देखा। शहवार की पलकों की लर्जिश उससे झिप ना पाई थी। वो जान गया कि वो जाग चुकी है, मगर आंखें नहीं खोल रही। उसकी मासूम सी हरकत पर हिमायू को बेसाख्ता हंसी आई थी, मगर हंसी का गला घोटते हुए उसने मसनूई तस्वीरज़दा लहजे में खुद कलामी की। दूसरा इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा, तबीयत ज़्यादा बेहतरी महसूस नहीं हो रही। दूसरा इंजेक्शन? गोया वो शादी की पहली रात उसे एक इंजेक्शन ठोक चुका था। शहवार ने पट से आंखें खोल दी थी। ओह, आप उठ गई, कैसा महसूस कर रही हैं अब? वो पूछ रहा था। शहवार बिना जवाब दिए उठने की कोशिश करने लगी। अरे अरे, लेटी रहें। हिमायू ने उसे रोका, मगर वो उठ कर बैठी। हिमायू ने ही टेक लगाने के लिए उसके पीछे तकिए का सेट किए। अब कैसी तबीयत है? वो दोस्ताना अंदाज में मुखातिब हुआ था। मुझे क्या हुआ था? उसने उल्टा सवाल जड़ दिया। ये तो आपको ही बेहतर तौर पर मालूम होगा। वैसे आपका बीपी लो था और शायद शदीद थकावट से आपके आसाब जवाब दे गए थे, लेकिन मैंने आपको सुकून आवर इंजेक्शन लगा दिया था। अब आपकी तबीयत खासी बेहतर मालूम हो रही है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हिमायू पूछ रहा था। दुर्र शहवार ने धीरे से सर हिलाया। सर इस बात में गर्दन हिला दी। मम्मी वगैरह आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। मैंने अभी ज़रा देर पहले ही मम्मी को ज़बरदस्ती कमरे में भेजा है, हिमायू ने बताया। वो एक बार फिर बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आंटी वगैरह मेरे मुतालिक क्या सोच रही होंगे। ये हिमायू के दोस्ताना लहजे का एहसास था कि उसने धीरे से अपनी परेशानी उससे शेयर कर डाली। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें शहवार। इस बात की फिक्र ना करें कि किसी ने आपके मुतालिक क्या सोचा है। अपनी मम्मी और बहनों को मैं जानता हूँ। वो सिर्फ आपके मुतालिक परेशान हो रहे थे और वजह भी उन्हें मालूम है। आज जैसी अफरा तफरी में हमारी शादी अंजाम पाई, किसी के भी आसाब शिल हो सकते थे, और आप तो फिर इतनी नाजुक अंदाम लड़की हैं। हिमायू ने नरम लहजे में उसे तसल्ली दी। वैसे मुझे लगा कि आप मुझे देखकर चौंकी हैं, या आईने में मेरा अक्स डरावना दिखाई दे रहा था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हिमायू ने शरारत से पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उसने ढिठाई से झूठ बोल दिया था। लेकिन मैं आपको देखकर ज़रूर चौंक गया था। आप जानती हैं दुर्र शहवार, मैं आपके मुतालिक कितने दिन किस गलतफहमी का शिकार रहा हूँ। हिमायू उसके करीब बैठते हुए बोला। दुर्र शहवार ने अपने आप में समेटते हुए एक बार फिर नफ़ी में गर्दन हिला दी। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, पहले मैं आपको रूनुमाई का तोहफा तो दे दूँ। हिमायू को अचानक ख्याल आ गया। उसने बेड की साइड टेबल पर धरा मखमली केस उठाया था, लेकिन जब उसने उसमें से जुड़ाव कंगन निकालिए तो अंदाज़ा हुआ कि दुर्र शहवार की कलाई नाजुक कलाई के मुकाबले में कंगन बहुत बड़े और खुले हैं। सॉरी शहवार, फ़िलहाल तो यही पहन लें। मैं पहली फुर्सत में ज्वेलर से कहकर उनका साइज छोटा करवा दूंगा, या फिर आप खुद मेरे साथ चलकर इसके बदले में अपनी पसंद का डिज़ाइन ले लीजिएगा। हिमायू ने कंगन उसके हाथ में पहनाते हुए कहा। नहीं, है तो ये बहुत खूबसूरत, बस साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। शहवार ने धीमे लहजे में जवाब दिया था। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी बड़ा है। हिमायू को हंसी आ गई थी। वैसे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे ख्याल में तुम्हारा साइज़ यही होना था। उसने वजाहत की। मैं आपके तस्वुर में इतनी मोटी आती थी? वो शर्म वालाए ताक रखते हुए बेसाख्ता पूछ बैठी थी। तस्वुर नहीं, मैंने तुम्हें हकीकत में भी देखा था, हिमायू ने बताया। कब? शहवार ने हैरत से पूछा। हिमायू से हंसते हुए अपनी गलतफहमी के मुतालिक बताने लगा था। सारी बात सुनकर शहवार के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभर गई। आदिल ने मुझसे कहा था कि शहवार हांडी भून रही होगी
और परवीन बर्तन धो रही होगी। मैंने तो उसके बयान की रोशनी में ही तुम्हें परवीन और परवीन को शहवार समझा। तुम खुद बताओ, उसमें मेरा क्या कसूर? फिर उन परवीन साहिबा ने उस रोज़ तुमसे तो कीमती जोड़ा पहन रखा था। तुम तो बिल्कुल सादा से हुलिये में थी, और जिस तरह सर झुकाए देखची धो रही थी, मेरी जगह कोई और भी होता तो इसी गलतफहमी का शिकार होता। हिमायूं बोला तो दुर्शहबार को वो दिन पूरी जजाइत के साथ याद आ गया था। वो उस रोज़ बाबा माली के साथ माली बाबा के साथ मिलकर अपने मनपसंद मशगले यानी पौधों की गोदी में मसरूफ थी। वाकई उस रोज़ उसने बिल्कुल रफ सा जोड़ा पहन रखा था। इतने में माहिन का फ़ोन आ गया। इत्तेफाक से पापा भी उसी तरफ जा रहे थे। वो भी फौरन हाथ झाड़कर उनके साथ जाने को तैयार हो गई। पापा उसे माहिन के घर ड्रॉप करके आगे निकल गए। माहिन काफ़ी मुजहमिल और पुस्मर्दा हालत में बैठी सब्जी बना रही थी। मुलाजमा से वो ऊपर नीचे के सारे काम करवा लेती थी, मगर आदिल भाई को उन मुलाजमा के हाथ का खाना पसंद ना था। शहवार ने माहिन को ज़बरदस्ती उसके बेडरूम में भेजा। अरीज सो रही है, आप भी थोड़ा आराम कर ले, सालन मैं बना लेती हूँ। लो, मैंने तुम्हें फ़ोन पर अपनी तबीयत का इसलिए थोड़ी बताया था। मैं चाह रही थी तुम आ जाओ तो थोड़ी सी गपशप लगाऊंगी। तबीयत अजीब बोझल सी हो रही है। तो ठीक है ना, गपशप भी लगाएंगे। पहले आप थोड़ा सा आराम कर ले, मैं इतने में किचन का काम समेट लूँ। उसने उनकी नाना करने के बावजूद उन्हें अरीज के पास लिटा दिया था। कुकिंग से उसे खासा खासा शगफ था। सो मुतमईन अंदाज में किचन का रुख किया, और जब हांडी इख्तितामी मराहिल में थी तो मुलाजमा भी आ गई थी। सिनक में बर्तनों का ढेर इकट्ठा हो रहा था। परवीन ने पहले बर्तन धोने की ही ठानी थी। जब ही शहवार की निगाह उसकी हथेली पर पड़ी, उसके भाई हथेली पर बड़ा सा आबला पड़ रहा था। ये क्या हुआ तुम्हें? शहवार ने उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाथ जल गया था बाजी, परवीन ने लापरवाही से जवाब दिया था। और तुम इस जले हुए हाथ को पानी में डाल रही हो, पता है जख्म बिगड़ सकता है। शहवार ने उसे डांटा। फिर क्या करूँ बाजी, मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। परवीन ने मजलूमियत तारी की। माहिन आपी की ये नई मुलाजमा उसे कुछ खास पसंद ना थी। उसमें अजीब सी तेज तरारी थी। फैशन का भी ज़रूरत से ज़्यादा ही शौक था। इस वक्त भी वो माहिन आपी का एक निस्बतन पुराना सूट पहने हुए थी। सूट अच्छा खासा कीमती था, मगर शायद माहिन आपी को साइज़ फिट हो गया था, जब भी उन्होंने परवीन को दे दिया होगा। मगर परवीन तो माहिन आपी से भी ज़्यादा फरबा थी। फिर भी उसकी हिम्मत थी जो उसने अपने बदन पर ये चुस्त लिबास चढ़ा लिया था। लेकिन ये वक्त परवीन पर नागवारी का इजहार करने का ना था। उसे उस वक्त परवीन पर तरस आ रहा था। बेचारी का हाथ बुरी तरह जला हुआ था, फिर भी उसे बर्तन धोने पड़ रहे थे। चंद लम्हों तक तो उसने परवीन को बर्तन धोते देखा, फिर उससे रहा ना गया। परवीन, तुम हाथ धोकर यहाँ आ जाओ, तुम हांडी भून लो, बाकी बर्तन मैं धो लेती हूँ। परवीन ने रस्मी पशोपेश से काम लिया, मगर फिर शहवार की हिदायत मान ली। अपनी मालकिन की इस बेवकूफ़ सी कजिन से वो बखूबी वाकिफ थी। माहिन सो रही थी, सो उसकी कजिन की ऑफर का फ़ायदा उठाया जा सकता था। वो चूल्हे के पास आकर हांडी भूनने लगी, शहवार बर्तन धोने लगी। यकीनन इसी वक्त हिमायूं ने दोनों को देखा होगा। शहवार को याद था, जब वो फारिग होकर किचन से निकली तो आदिल भाई ने उसे बताया था, तुम्हारे डॉक्टर साहब आए थे लड़की, लेकिन हवा के घोड़े पर सवार थे, कोई काम याद आया और वापस मुड़ गए, वरना मैं तुम्हारी मुलाकात ही करवा देता। हसमुख आदिल भाई हमेशा उसे छोटी बहनों की तरह पेश आते थे, मगर आज उनकी बात सुनकर उसे शर्म आ गई थी। आपका क्या ख्याल है, क्या मैं मुलाकात कर लेती? उसने खफकी से पूछा। मजाक कर रहा था गुड़िया। आदिल भाई ने उसके सर पर चपट लगाई। बात आई गई हो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उस दिन बर्तन धोना उसके डॉक्टर साहब को कितनी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला कर देगा। उसने शर्मिंगी मुस्कुराहट से हिमायूं को उस दिन की रवादात सुनाई थी, बल्कि न सिर्फ उस दिन की, बल्कि उस दिन की भी जब वो और ईमान भी उसके मुतालिक गलत फहमी का शिकार हो गए थे। ज़रा देर पहले आदिल ने उसके चौंकने का सबब पूछा था, तब वो इनकारी हो गई थी, मगर इतने अच्छे शरीके सफ़र को धोखा देना भी तो उससे मुनासिब न लगा था। सो उसने भी अपनी दिली कैफियत समेत उसे वो वाक़या सुना डाला था। जितना शौक़ मुझे आज आपको देखकर लगा है, उससे कहीं ज़्यादा शौक़ उस दिन लगा था। फिर पता नहीं क्यों मैं आज बेहोश हो गई। वह इस्तफसार कर रही थी और हिमायूं को उसकी मासूमियत पर ढेरों प्यार आ गया। मेरी गलतफहमी तो समझ में आती है मिसिस, लेकिन आपकी गलतफहमी समझ से बाहर है। बिलाशुबा वो मेरी गाड़ी थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं था कि उस वक्त गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मैं ही मौजूद होता। किसी से कंफर्म किए बगैर आपने मुझे ड्राइवर समझ लिया। देखें, गाड़ी आपकी थी और पिछली नशिस्त पर जो साहब बैठे थे उनकी गोद में स्टेथोस्कोप और ओवरऑल भी रखा था, और फिर वो जिस तरह मालिकाना स्टाइल में नीम दराज थे, कोई भी देखकर यही समझ सकता था कि वो ही गाड़ी के मालिक हैं। शहवार ने अपनी गलतफहमी को हक के बचाने साबित किया था। हिमायूं खुलकर हंस पड़ा। वो डॉक्टर बेग थे, मेरे सीनियर हैं वो। उस रोज़ उनकी गाड़ी ख़राब थी, सो मैंने कहा मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ,
اور اس دن میرا ہسپتال کا آف تھا، صرف اپنے ایک مریض کا حال پوچھنے چلا گیا تھا، بس اسی لیے میرا حلیہ کیجول عام سا تھا، ورنہ شاید تم غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی، ہمایوں نے کہا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے اس کی بات تسلیم کی۔ ویسے میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، تم نے ڈاکٹر بیگ کو ہمایوں سمجھا اور پھر بھی تم مجھ سے شادی پر راضی ہو گئی۔ وہ ہنسا تھا۔ زیادہ ہمت آپ کی ہے، آپ نے مجھے پروین سمجھا اور پھر بھی مجھ سے شادی پر راضی ہو گئے، وہ برجستہ بولی۔ اس بار ہمایوں کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ویسے ایک بات بتائیں، اگر میں قمیص شلوار پہنوں تو کیا ڈرائیور سا لگتا ہوں؟ وہ اب متبسم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے تو آپ کو غور سے دیکھا تک نہیں تھا، وہ تو میری دوست ایمان ہے نا، ایک دم بونگی ہے، مجھ سے پیار بہت کرتی ہے، لیکن شہوار جلدی بول کر وضاحت دینے لگی، مگر پھر اس کی نگاہ ہمایوں پر پڑی تھی، اس کی بھوری آنکھیں شرارتی انداز میں مسکرا رہی تھی۔ شہوار کو بے پناہ خفت نے آن گھیرا۔ بونگی تو میں بھی بہت ہوں، کچھ خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے تسلیم کیا۔ مجھ سے پوچھیں آپ کیا ہیں؟ ہمایوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میری زندگی کا سب سے حسین مگر غیر متوقع تحفہ، کسی دعا کی قبولیت، کسی نیکی کا صلہ۔ وہ جذبوں سے چور لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں یا شاعر؟ شہبان نے نگاہیں جھکاتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ ڈاکٹر سمجھے، شاعر یا ڈرائیور، آپ کی خاطر ہمیں سب کچھ بننا منظور ہے، اس نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ شہوار کے لبوں پر شرمندگی مسکان پھیل گئی۔ وہ خود کو ایک سمجھوتا بھری زندگی گزارنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر کے آئی تھی، مگر اس گھر میں زندگی اپنی تمام تر رانیوں اور خوبصورتوں سمیت اس کا استقبال کرنے کو موجود تھی۔ شہوار مطمئن تھی اور بے تحاشا خوش۔ چلے جی، ہماری کہانی، چھوٹی سی کہانی یہاں پر ہوتی ہے ختم۔ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیے گا۔ بے شک یہ تو سچ ہے کہ جو اللہ کو منظور ہو وہی ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں تو یقیناً اللہ اس میں بہتری ہی کرتا ہے۔ چلیے، یہ کہانی آپ لوگوں کو کیسے لگی ضرور بتائیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔